हेलो एवरीवन, यू आर अगेन वेलकम इन द फिजिक्स शॉर्ट्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आपको 3 सेशंस बना कर दिए हैं, जिसमें अगर हम आईएससी बोर्ड की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स आईएससी बोर्ड का हमने उसमें कवर किया है, जिसमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो आपको सेकंड सेशन में बना कर दिया है, और उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर पूरी एक कवरेज दी है। आई होप आपने उसको स्टडी किया होगा, या फिर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ एक बार जा कर के उन लेक्चर्स को देख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो यूनिट है, जो थर्ड सेशन हमने बनाया है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं। उसके जो टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं जो एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन जिन पर पूछा ही जाता है। तो प्लीज़ आप जा कर के उनको देखिए, और उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और फिर हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद है या आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो फिर वो हमें मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर आपके लिए नया सेशन लेकर आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैग्नेटिज्म पर एक सेशन बनाया जाए, तो आज हम मैग्नेटिज्म पर एक सेशन लेकर के आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो मैग्नेटिज्म जो यहाँ पर हमें पढ़ना है, वो मैग्नेटिज्म पढ़ना है मूविंग चार्जेस का। मूविंग चार्जेस की वजह से क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर स्टडी करना है। जो अभी तक आप जानते हैं, जितना आप समझते हैं, वो 9th क्लास 10th क्लास के हिसाब से आपने पढ़ रखा होगा। आपने देखा होगा कि एक बार मैग्नेट को अगर कहीं रखा जाता है, कोई सिंपल बार मैग्नेट, तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। जैसे कि बचपन में आपने देखा हो, किसी मैग्नेट के आसपास आप कोई कॉइन या आयरन की कोई पीस लेकर आते हैं तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। बार मैग्नेट हम सभी ने देखा होता है और यूज़ किया होता है, तो इसलिए उसको जल्दी से हम समझ जाते हैं, उसको देख भी लेते हैं, एनालाइज भी कर पाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है उसमें बताया गया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस भी मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं। और मूविंग चार्जेस को आप ऐसे भी कह सकते हो कि करंट, क्योंकि करंट की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स दैट कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? वो होता है मैग्नेट्स की तरह, जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं या जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बना लेते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से ही बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है मूविंग चार्जेस से क्रिएट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इसके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो हम, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेते हैं, जिसको हमने कहा था टेस्ट चार्ज, Q0 से उसको रिप्रेजेंट किया था। टेस्ट चार्ज का यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए। सिमिलरली मैग्नेटिज्म में हमें जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक मैग्नेटिक निडल, ये मान लीजिए आप, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। जब आप किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रेस्ट करती है। ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट आउट करती है, जो इस बात को कंफर्म कर देता है कि अर्थ के अंदर भी कोई मैग्नेट रखा हुआ है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होती है। अदरवाइज क्या होना चाहिए था? अगर अर्थ का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो जब जितनी बार भी आप इसे फ्रीली सस्पेंड करते तो ये हर बार अलग अलग डायरेक्शन में आकर के इसको रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एक बार मैग्नेट कहीं रख देते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। और अब आप क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट के आसपास वाले रीजन में एक मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं। थ्रेड से बांध के आप कर सकते हैं उसको सस्पेंड, और फिर आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो निडल है वो किस डायरेक्शन में आके रुकती है। तो ये क्या होगा कि जब आप इसे मैग्नेटिक निडल को यहाँ पर सस्पेंड करेंगे मैग्नेट के पास, तो ये मैग्नेटिक निडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के रुकेगी। फिर आप इसको यहाँ से दूर ले जाइए और कहीं और जाकर के फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, तब ये किसी और डायरेक्शन में आके रुकेगी। तो इट मीन्स दैट इस मैग्नेट की प्रेजेंस ने इसको अफेक्ट किया,
और ये क्योंकि मैग्नेटिक निडल है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही अफेक्ट हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार मैग्नेट ने अपने चारों तरफ अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रखा था, और वही इन्फ्लुएंस क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं किसी मैग्नेट के चारों तरफ का ऐसा स्पेस जहां पर आप मैग्नेट के इफेक्ट को या मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसका इन्फ्लुएंस होता है जितने पार्ट में, जितने स्पेस में उसका इन्फ्लुएंस होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम आगे बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ये तो मैग्नेट की वजह से हुआ, जो कि नेचुरल मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है, उसकी वजह से तो होता ही है क्योंकि वो मैग्नेट है। लेकिन दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हम स्टडी कर सकते हैं किसकी वजह से? मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। उसको हमें समझना है। इसके बारे में जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन दिया गया था वो ऑयरस्टेड सर ने दिया था, और यहाँ पर बहुत फेमस एक ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट होता है। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, OERSTED। ऑयरस्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे हमें ये पता चला कि भाई सिर्फ मैग्नेट ही नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। उसको समझिए उन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक कंडक्टर ले लिया जिसका नाम रख दिया इन्होंने AB। AB एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस इन्होंने क्या कर दिया, एक तो यहाँ लगा दिया एमीटर जिससे कि करंट को मेजर कर पाए, और इन्होंने क्या कर दिया, एक लगा दी बैटरी, बैटरी से करंट को सप्लाई करेंगे, और साथ में लगा दिया इन्होंने रियोस्टैट। रियोस्टैट की हेल्प से हम क्या करेंगे, करंट को वेरी कर सकते हैं, करंट को वेरी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना था इन्हें तो करंट को वेरिएशन भी देना जरूरी था। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये रियोस्टैट हो गया इसका नाम, और इसका EMF आप E मान सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस वायर में करंट फ्लो कराने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि अभी आपको बताया हमने कि मैग्नेटिक इफेक्ट को चेक करने के लिए मैग्नेटिक निडल की ज़रूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज की ज़रूरत होती है, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में कौन यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक निडल का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को यहाँ पर रख दिया, इन्होंने एक मैग्नेटिक निडल को वायर के नीचे रख दिया। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ये वायर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और इसके यहाँ स्पेस में इन्होंने नीचे इसको मैग्नेटिक निडल को रख दिया। और मैग्नेटिक निडल के एक दो टर्म होते हैं, ये एरो की तरह हम बना देते हैं, फिलहाल की ऐसे करके दिख रही है, और ये प्रेजेंट कंडीशन में नॉर्मल स्टेट में है, रेस्ट में है, कहीं कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने देखा कि जब तक एक की भी लगा देते हैं, यहाँ पे की ओपन है, की ओपन होने से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो बंद है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो निडल अपनी पोजीशन में रेस्ट में है, कोई डिस्टरबेंस उसमें नहीं है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया, की को प्लग इन किया, इसमें करंट फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो होने लगा तो ये ऑब्जर्व किया गया कि निडल, मैग्नेटिक निडल एक तरफ को डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये चमत्कार जैसा था कि भाई यहाँ पे आपने करंट फ्लो कराया, निडल कैसे डिफ्लेक्ट हो गई। निडल तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो सर ऑयस्टेड ने ये कहा कि इसका मतलब जैसे ही आप और फिर इन्होंने स्विच ऑफ करके देखा, स्विच ऑफ कर दिया तो करंट अपनी पोजीशन पर वापस आ गई। इसका मतलब करंट के फ्लो कराते ही निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। निडल में डिफ्लेक्शन, नाम है इसका मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट हो सकती है। तो हम ये कहेंगे, या हम क्यों कहेंगे, ऑयस्टेड सर ने ऐसा कहा, उन्होंने ये बताया कि भाई जैसे ही करंट फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब वायर के चारों तरफ, वायर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और इस तरह से इस चैप्टर की उत्पत्ति हुई। इस मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस की वजह से जो मैग्नेटिज्म आया, वो हमने फिर आगे और रिसर्च किया और उसके बारे में और आगे जाना। तो ये था सर ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता चला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस से भी क्रिएट हो सकता है। इन्होंने और भी ऑब्जर्वेशंस लिए, जैसे करंट के फ्लो कराते ही तो डिफ्लेक्शन हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, रियोस्टैट की हेल्प से करंट को बढ़ा दिया, करंट को इंक्रीज कर दिया, तो देखा डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन और ज्यादा कैसे हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई होगी। करंट के बढ़ाते ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, जिससे और ज्यादा वो डिफ्लेक्ट हो गई निडल। फिर इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने ऐसा किया कि इन्होंने बैटरी के टर्मिनल्स बदल दिए।
बैटरी के टर्मिनल्स बदलने से क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट बदल दी इन्होंने। पहले करंट जो है ए से बी की तरफ जा रहा था, अब करंट बी से ए की तरफ आ रहा है। करंट के बदलते ही इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन भी बदल गया। पहले निडल जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई होगी, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड उसको एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड उसको दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो दो फैक्टर यहां से समझ में आ गए कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तीसरी बात, इन्होंने क्या किया, हाँ दूसरा तो हम ये भी सीख चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक निडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था जब करंट को बढ़ा दिया था, तो वो सेकंड फैक्टर था। ये वाला थर्ड फैक्टर है डायरेक्शन वाला। तो इट मीन्स दैट करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाते ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो आपको फाइनली यहाँ से क्या समझना है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसके चारों तरफ, उस कंडक्टर के चारों तरफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ अब इन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने इस निडल को यहाँ से हटा दिया और इन्होंने वायर के ऊपर रख दिया, दूसरी पोजीशन में रख दिया। तो जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल अपोजिट हो गए। जैसे अभी जब यहाँ पे रखा था डाउनवर्ड पोजीशन में था और करंट इधर को फ्लो कर रहा था बी से ए की तरफ, तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में था, तो अब डिफ्लेक्शन राइट साइड में हो गया। उसी तरह से पहले जब करंट ए से बी जा रहा था तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में था, तो यहाँ रखने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये एक और कंक्लूजन आपको बताता है, और वो कंक्लूजन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन है वो भी डिपेंड करती है उस कंडक्टर के रेस्पेक्ट में आपने कहाँ पर रखा है, किस पॉइंट पर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, कहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये सारी के सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर सर ऑयस्टेड ने हमें कंक्लूजन दिए, और उन्हीं कंक्लूजन के बेसिस पर फिर ये टॉपिक पूरा बना और हम आगे इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो अभी हमें ये पता चल गया है सर ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट से कि कहीं किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, और ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्टर। कंडक्टर के रेस्पेक्ट में आप किस पॉइंट पर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस अलग अलग हो सकती हैं, दोनों ही अलग अलग पोजीशंस में। ये थे ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट। इसके बाद अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें मिले दूसरे रिजल्ट्स, जिनको हम कहते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो ये बताता है कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है करंट के फ्लो होने की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आइए उसके लिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने कहा कि मान लीजिए XY नाम का कोई कंडक्टर ले लेते हैं और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, I अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस बायो-सेवर्ट्स लॉ, इस पूरे कंडक्टर को, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग भी हो सकता है, इस पूरे कंडक्टर को इसके आप इनफाइनाइट पीसेस कर लीजिए, इसके इनफाइनाइट पार्ट्स कर लीजिए। तो जब आप इसके इतने छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स हो जाए, तो हर एक पार्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल से साइज का। तो हम उसको कहते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट,
एज्यूम कर लेते हैं कि एक ये वाला जो है वो इतना छोटा सा, उनमें से जो इसके इनफाइनाइट हमने पार्ट्स किए हैं उनमें से एक पार्ट ये है और जिसकी लेंथ dl है, इसकी लेंथ है dl। अब क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये नॉर्मल वायर का टुकड़ा तो है नहीं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने की वजह से हम इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, पूरे कंडक्टर में से एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसको करंट एलिमेंट कहा जाता है, और इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले। ये बायो-सेवर्ट लॉ का मेथड है। तो यहाँ से देखिएगा, हम इस करंट कैरिंग इस कंडक्टर से ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो कितनी डिस्टेंस पर है। तो P पॉइंट इस करंट एलिमेंट से r डिस्टेंस पर है, और डायरेक्शन हमने ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो डिपेंड करती है पोजीशन पर भी, इसलिए डायरेक्शन बताने के लिए ये एंगल ले लिया किसके बीच में, ये जो r है और जो करंट एलिमेंट है। तो इस कंडक्टर और r के बीच का एंगल हो गया थीटा, जो डायरेक्शन पॉइंट P की डायरेक्शन को बता रहा है। अगर आप बात करें तो आइडेंटिकल एक पॉइंट इधर भी हो सकता है, उधर P पॉइंट है, इधर P डैश पॉइंट हो जाएगा। वो कैसे, सेम डिस्टेंस पर, यहाँ से सेम डिस्टेंस पर है इस करंट एलिमेंट से, लेकिन दूसरी तरफ है, और मान लेते हैं कि ये भी सेम एंगल पर प्रेजेंट होगा। तो किसी एक तरफ की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में आएगा, दूसरी तरफ बात करेंगे तो अलग डायरेक्शन में आएगा। बाकी सारी कंडीशंस अगर सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ में ये बताया गया कि इस छोटे से करंट एलिमेंट से क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा ही होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो स्मॉल स्ट्रेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जनरेट होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं dB करके। dB क्या है, स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डिफरेंशियल, d यहाँ पे डिफरेंशियल को बताता है, और B मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। तो ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे, और उससे उन्होंने ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है P पॉइंट पर, ये इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने लेंथ ले रखी थी dl, छोटी सी लेंथ थी, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो है इस पोजीशन को बताने वाले एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल है। तो मतलब हो गया साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। जितना आप दूर होते चले जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये 4 पॉइंट उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट करके, और अगर हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्ट बन जाता है कि dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा, और अपॉन में आ जाता है r स्क्वायर। I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हो जाता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट। वो भी कौन सा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट था I dl नाम से। अब यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो उसके लिए कांस्टेंट ले लेते हैं। तो वो कांस्टेंट जो यहाँ पर लिया जाता है उसका नाम है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट सीखा था, मैग्नेटिक फील्ड में आपको मिलेगा म्यू नॉट इंटू I dl साइन थीटा, और अपॉन में आ जाता है r स्क्वायर, और ये बन जाता है फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट पॉइंट P, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7। इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7, और हम इसको क्या कहते हैं, म्यू नॉट को कहते हैं इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट आ रहा है इसमें, तो नॉट आ रहा है तो फिर ये फ्री स्पेस के लिए होगा। इज दैट ओके? तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट को कहते हैं, और अगर अलग किसी मीडियम में रखेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, जिसको परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम कहा जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन। ये किसकी वजह से आया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, लेकिन आपके पास तो पूरा कंडक्टर था XY,
XY कंप्लीट कंडक्टर था, तो कंप्लीट कंडक्टर की वजह से अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कर देंगे इंटीग्रेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और B इक्वल्स टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dB। और अगर आप इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप यहाँ पे रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर मिल जाता है। ये फाइनल आंसर हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी यूनिट रह गई है तो इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं समझिएगा, dB इक्वल्स टू, पहले तो इसको लिख देते हैं मैग्नीट्यूड को, आई डी एल साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। अब dl तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि करंट एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में है, इसकी डायरेक्शन। I स्केलर है, साइन थीटा आपको पता होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट में आता है। तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बनाने के लिए r से मल्टीप्लाई और r से कर दिया डिवाइड, तो सिंप्लीफाई हो जाता है। कैसे हो जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा और इसको अब आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, ये डीएल वेक्टर है, आर एक वेक्टर है और दोनों के बीच का साइन थीटा का प्रोडक्ट है, तो इसको लिखा जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और अपॉन आर क्यूब। दिस इज द formula or notation of magnetic field due to this small current element। और फिर टोटल के लिए आप इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल पाएंगे। डायरेक्शन के लिए क्या होता है, जब वेक्टर प्रोडक्ट आपके पास आता है तो आप उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका रिजल्ट पाते हैं। तो dB वेक्टर dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। तो अगर अभी हम बात करें तो अभी आपको पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन पेज के परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी और यहाँ पर डायरेक्शन पेज के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी। तो इसको क्रॉस से दिखाया जाता है, इसको डॉट से। अभी इसके आगे वाले सेशन में अभी आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो फिलहाल आपको ये समझना था कि व्हाट इज बायो एंड सेवर्ट्स लॉ और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इसी में थोड़ा सा एक और हम एक फॉर्मेट और बना देते हैं, वो आता है करंट डेंसिटी के साथ। कि अगर आपको यही रिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन करंट डेंसिटी के टर्म्स में बताना होगा तो क्या करेंगे, तो करंट डेंसिटी के टर्म्स में देखिएगा, J होता है करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू होता है I अपॉन ए। I मतलब करंट होता है, A मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वायर का। अब आप अगर इसको DL से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो आई डी एल तो ये बन गया जो टर्म यहाँ पे आ रहा था, और A इंटू डी एल क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो जाता है। तो क्योंकि डिफरेंशियल लेंथ है इसलिए टोटल वॉल्यूम तो होगा नहीं, ये बनेगा डिफरेंशियल वॉल्यूम। और यहाँ से आप I इंटू डी एल की वैल्यू निकालेंगे, J इंटू डी वी इक्वल्स टू I इंटू डी एल। और ये एक्सप्रेशन में आई डी एल को हटा के आप J डी वी रख देंगे और आपको J के साथ इसका रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। देखिएगा क्या बनेगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्या बताया था, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू
10 म्यू नॉट की वैल्यू अगर लिखेंगे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिखेंगे तो 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। और यहाँ पर आईडीएल की जगह आपने रख दिया JdV साइन थीटा और अपॉन आर का स्क्वायर। फिर से आप इसको आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन आप पा जाएंगे, वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू जे और ये dV इंटू आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और dV इंटू आर क्या बन जाएगा, यहाँ पर J वेक्टर क्वांटिटी है और R वेक्टर क्वांटिटी है, सो आप इसको J क्रॉस R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप इसको, J क्रॉस R लिख सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू जे वैक्टर क्रॉस आर वेक्टर और अपॉन आर क्यूब, और ये किसको बताएगा, डी बी वेक्टर को बताएगा, जे वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और साथ में यहाँ पर डी वी आ जाएगा आपके पास। तो ये फाइनल आंसर किसके टर्म्स में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन करंट डेंसिटी के साथ हमने एस्टैब्लिश कर लिया है। सो दिस इज अबाउट बायो-सेवर्ट्स लॉ, और ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। फाइन, अब आगे बात करेंगे हम डायरेक्शन पर। अभी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है कि मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, लेकिन हमें डायरेक्शन भी बतानी है कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए आपको 2 लॉज बताएंगे करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने वाले 2 लॉज, जिसमें पहला लॉ आता है राइट हैंड पाम रूल 1। राइट हैंड पाम रूल 1, क्योंकि यहाँ पर 2 इसके रूल्स होते हैं तो उनमें से फर्स्ट वाला है हमारे पास। ये क्या बताता है कि स्ट्रेच योर राइट हैंड पाम, अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे स्ट्रेच करिए कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो। जैसे यहाँ पे करंट अपवर्ड जा रहा है तो अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करिए कि थंब अपवर्ड जाए, क्योंकि करंट अपवर्ड जा रहा है। और ये फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ स्ट्रेच करिए जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ऐसे करके आप इसको रख सकते हो। आपने थंब करंट की डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ रखनी है जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तब जो पाम का परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द पाम, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके पाम के परपेंडिकुलर जाएंगे तो हम इस तरह से रखने पर इनवर्ड चले जाएंगे, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड चले जाएंगे, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और जो इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, पेपर जैसे आप शीट पर बनाएंगे, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द शीट आ रहा है तो आपको इस तरह से क्रॉस बना के दिखाना पड़ेगा, जैसे यहाँ बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है। तो ये राइट हैंड पाम रूल 1 है। क्या कहते हैं, इफ यू स्ट्रेच योर राइट हैंड पाम इन सच अ वे दैट थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द current and the fingers are pointed towards the direction of the magnetic field, then perpendicular to the palm gives the direction of magnetic field। और हमें ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट के और करंट एलिमेंट के और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो ये इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में है, और ये ऐसे करके परपेंडिकुलर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। पी डैश वाले पॉइंट के लिए हमने कहा था आपसे कि अपोजिट आ जाएगी, तो उसको समझिए कि यहाँ पर करंट तो इस तरह से फ्लो कर रहा है अपवर्ड, लेकिन पॉइंट लेफ्ट साइड में है, तो फिंगर्स हमारे इधर को आ जाएंगी और पाम का परपेंडिकुलर बाहर को आ रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगा आउटवर्ड, और बाहर की तरफ निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डॉट लगा के, सर्कल के अंदर डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे फील्ड इनसाइड आउटवर्ड है, यहाँ पे फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है, क्योंकि आर भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इस तरह से हम इसका यूज़ कर लेते हैं।
इसके बाद हमारे पास एक और लॉ होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देता है, और उसका नाम है मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल। मैक्सवेल साहब का राइट हैंड स्क्रू रूल होता है ये। और ये क्या बताते हैं, जैसे कि आपने स्क्रू देखे होंगे, ये इस तरह का स्क्रू है जिसको आप ऐसे करके घुमाते हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। अगर आप इसको इस तरह से घुमाते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये डाउनवर्ड आ जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपका वायर इस तरह का है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इसको इस तरह से रोटेट करेंगे स्क्रू को कि जैसे आपका जो जो करंट की डायरेक्शन है उधर को ये मूव करे। आपको रोटेट कैसे करना है स्क्रू को कि इसका जो मूवमेंट है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप इसको होल्ड करिए राइट हैंड में और ऐसे रोटेट करिए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे अपवर्ड जा रहा है करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी जो थंब है वो थंब जैसे कर्ल होता है, जैसे घूमता है, वही बताता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे घुमा रहे हैं आप तो थंब इनवर्ट जा रहा है इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। और अगर यहाँ से बाहर आ जाएंगे तो ये बाहर को आ जाएगा, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये है मैक्सवेल साहब का राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहाँ हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी सीख लिया। तो अभी तक के सेशन में हमने आपको क्या बताया है कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे जनरेट होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए क्या लॉ है, क्या फॉर्मूला है। ये फर्स्ट सेशन है, इसको हम यहीं पे रोकते हैं। और अभी आप इतना पढ़िए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम इस चैप्टर का और बाकी पार्ट्स लेकर भी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।